तो हेलो एवरीवन, सेज क्लासेस के फिजिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1, फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11th चैप्टर 4। मतलब कि हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। इतनी सारी वीडियोस हमारी हो चुकी हैं, आपने देखा ही होगा प्लेलिस्ट में। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का। सिमिलरली आप प्लेलिस्ट में क्लास 12th में जाएंगे तो 12th में भी ऐसे चैप्टर्स के वीडियोस आते जा रहे हैं और आते जाएंगे। चलिए, तो आज हमारा है पहला लेक्चर टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक, क्योंकि क्लास 11th में देखो आप लोग बेटा अभी आए हो, ठीक है। तो क्लास 11th में आप आए हो तो वेक्टर आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, नया टॉपिक है। अब इस नए टॉपिक को कैसे डील करेंगे? बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन से पढ़ेंगे। बिल्कुल फाउंडेशन से आपको बताऊंगा, वेक्टर में दिक्कत ही नहीं आएगी। एक एक चीज आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक देखिए। हम धीरे धीरे लेक्चर इसमें वेक्टर्स को कैसे पढ़ना है, बेस कैसे डेवलप करना है, बेस डेवलप करने के बाद उसके क्वेश्चंस को कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि रिजॉल्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इसको एडिशन के जो लॉज है हमारे 3 लॉज, उन लॉज के बारे में, उसका एनालिटिकल मेथड, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें बात करने वाले हम वेक्टर में। तो धीरे धीरे वेक्टर की ये वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक पार्ट पे, दैट इज लेक्चर 1 ऑफ क्लास 11 चैप्टर 4, वेक्टर एंड इट्स टाइप। चलिए, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरीके की होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है, सबसे पहला टर्म ये पढ़ा होगा ये यूनिट एंड डायमेंशन में, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद करी होंगी आपने वहां पर। वो 7 के नाम हमने यहां पे लिख दिए हैं, देखो। द फर्स्ट इज मास, सेकेंड लेंथ m l, ठीक है। थर्ड टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, जिसके बेसिस पे आपने पूरा डायमेंशन पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब पूरी बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब इनसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब किसी दूसरी चीज से बनी। जैसे फोर्स ले लो। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये 2 अलग क्वांटिटी से डिराइव हो रही है, 2 अलग क्वांटिटी से बन रही है। तो दैट इज मास और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी किसी क्वांटिटी से बना है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो these are the basic classified into 2 categories. These are basically classified into 2 categories, स्केलर एंड वेक्टर। अब हमें इन 2 के बारे में पढ़ना है, स्केलर एंड वेक्टर। हो सकता है क्लास 9th और क्लास 10th में आपने ये वर्ड सुना होगा कि भाई आप ये क्वांटिटी है स्केलर। स्केलर में क्या होता है? जो क्लास 9-10 के बच्चों को पता होता है वो ये होता है कि स्केलर जिसमें खाली मैग्नीट्यूड है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वही वेक्टर पूरा एक चैप्टर के नाम पे आपके पास आ गया है। चलिए, नाउ फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। हालांकि आप इसमें आपको पता ही है, बट फिजिकल पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सिंपल, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स में अगर मैं कहूं कि सिर्फ मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो 5 न्यूटन है ये मैग्नीट्यूड है। 2 किलो चीनी लेके आए, तो 2 किलो चीनी सिर्फ उसकी क्वांटिटी बता रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इट मे हैव और मे नॉट हैव डायरेक्शन, और इट मे हैव और इट मे नॉट हैव डायरेक्शन। अब देखो, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक्सेप्शन केस, मान लीजिए एक करंट ले लो। अब करंट का तो भैया मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। करंट का तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऑल्दो करंट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है, और मे नॉट हैव डायरेक्शन, बिकॉज करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये वर्ड और इसमें ऐड किया है, और मे नॉट हैव डायरेक्शन।
चलिए, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, दे फॉलो स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन, ये अभी आप इसका प्रोसेस पढ़ोगे, ये तो नॉर्मली एडिशन हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जैसे आपके फोर्स ऐड हो रही है, 5 + 5 न्यूटन हो गई आपके 10 न्यूटन, तो स्केलर एडिशन फॉलो करते हैं। खाली मैग्नीट्यूड को हमें जोड़ना होता है, इसमें कोई अलग से लॉ नहीं पढ़ना हमें। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइम, स्पीड, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटी के, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। अब दूसरी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी, अब स्केलर का मतलब समझ में आ गया कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से एक चीज होती है, आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, या फिर डायरेक्शन हो सकती है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। अब जो मेन पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये है वेक्टर क्वांटिटी का। यहां से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो बिल्कुल बेसिक बात है कि हमारे पास दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बात आप पहले से पता है आपको, क्योंकि 9th 10th के हम फिजिक्स में कंसेप्ट में ये ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। नहीं पता है तो समझ लो, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी, दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो हमारे लेक्चर नंबर 2 में ये आएगा, लेक्चर नंबर 2 में ये आएगा, दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब हमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने हैं। 3 अलग अलग लॉ होते हैं, इसके 3 अलग अलग लॉ हैं। पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा पॉलीगन लॉ, ठीक है। 3 अलग अलग लॉ हमें यहां पे पढ़ने हैं। ये लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, आपका ध्यान रखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। ये इसके सारे बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ रही होंगी। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन देखो कोई भी मुश्किल चीज शुरू करने में स्टार्टिंग जो उसकी बेसिक्स होती है वो देखने में आसान लगती है, बट वो समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट, चलिए आ गया हमारा मेन चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। धनुष होता है ना, तीर वाला, धनुष के जो तीर होता है उसी को लगा दो यहां पर। मतलब कुछ अगर हम शेप ले लेते हैं स्केल से, थोड़ा लाइन, लेकिन यार यहां पे स्केल तो है नहीं। अरे वाह, मिल गया। ये देखो, सॉरी, अच्छा जी, ये ऐसे नहीं मिट रहा है, कोई बात नहीं, अब तो मिट जाएगा। चलिए शेप ले लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेड विद एन एरो, तो बेसिकली दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एरो में भाई यहां पर एक हेड होगा, जो एरो जो ये वाला पार्ट है, जो तीर वाला पार्ट है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, ठीक है। बेसिकली ये इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड से टेल तक। ये है वेक्टर। अब ये तो है रिप्रेजेंटेशन। अब इसे यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। इसमें जो इसकी लेंथ है, जैसे मान लो एक ओरिजिन पार्ट है, अब इस ओरिजिन पार्ट से ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो इसका अलग अलग ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट लेंथ। मान लो ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, तो यहां पे ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जब हम इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो यही चीज आपकी क्या होगी, लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करती है। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ एरो गिव्स अ मैग्नीट्यूड
ठीक है। सेकेंड इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। मान लेते हैं कि ये ए है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ए वेक्टर जो होगा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी द मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, और ये जो ए कैप है दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली फॉर डायरेक्शन, दिस इज बेसिकली फॉर डायरेक्शन। तो देखो आगे ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या दे रहा है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें क्या दे रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। इतना बात समझ में आ गया। तो ये था हमारा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। शुरू हो गया यहां से। अब सबसे पहला टाइप है हमारा पोजीशन वेक्टर। सबसे फर्स्ट टाइप है पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर जनरली हम इसको नॉर्मल बहुत यूज करेंगे, ये वर्ड बहुत यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा, सिंपल भाषा में देखो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन में एक ए पॉइंट है, तो उस ए पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगी उसी को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है, ले लेते हैं हम पॉइंट ए। इस ए पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है ओ ए, तो ये जो ओ ए वेक्टर है दिस इज पोजीशन वेक्टर। ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज पोजीशन वेक्टर। जनरली इसको आर वेक्टर भी कहते हैं। जो हम यूज करते हैं तो आर वेक्टर यूज करते हैं। जैसे कॉलम्स लॉ में आप क्लास 12 में देखोगे तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब इस ए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? कोई भी दिक्कत? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, सेकंड नंबर का है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखो, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। भाई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो यहां से जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन, तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे अगर हम वेक्टर के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो यहां पे आप देखो, देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है। इसी में हम एक काम करते हैं, यहां O से एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B, तो ये OB हो गया, जैसे R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया। OB, R2 वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। OB और OA ये दो पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा यहां से होगा ये A से लेके B तक, तो हियर AB इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। AB वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? AB वेक्टर, ठीक है। ये है, देखो AB वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इट टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। देखो ये क्या बता रहा है? हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन। हाउ मच कितना, एंड इन विच डायरेक्शन ऑप्शन ने जैसे यहां पे अपनी पोजीशन चेंज करी है A से लेके B तक, तो AB वेक्टर हो गया
डिस्प्लेसमेंट। हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल ए बी वैक्टर, ये जो आ रहा शो हो रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर सिंपली वेक्टर विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपली जो स्टार्टिंग पॉइंट जिसका होता है पोलर वेक्टर होता है, जैसे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, ये आप जस्ट याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट में जो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ना, उसके एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन इफेक्ट में, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ठीक है, इसके एक्सिस के अलोंग जो ये वेक्टर होगा, दिस विल बी एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है इक्वल। अब यहां से देखो, अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, जैसे यहां पे हमारा आ गया, कौन सा आ गया, इक्वल वेक्टर। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, इस पे ध्यान देना है कि इक्वल वेक्टर कैसे हो रहे हैं, हर किस किस कंडीशन में इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल कैसे होगा। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट आ गई, देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना फिफ्थ पॉइंट से। ठीक है, ये है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो वेक्टर बनाए, ठीक है, यहां पे समझ लो। आपके जैसे दो वेक्टर ले लेते, चलो एक हमारा ये हो गया ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर। ठीक है, दो डायरेक्शन लिए मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई ये होगा हमारा इक्वल वेक्टर, ये हमारा इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, अब यहीं पे हम एक काम करते हैं, इसी को अगर हम लिख ले भाई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? आप खुद देखो, क्या ये इक्वल वेक्टर होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो दोनों की सेम आ रही है, बट क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो ये इक्वल वेक्टर कैसे होगा? क्योंकि इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या कहती है? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कितना आसान है समझना। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते तो दूसरा वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक काम करते, एक और एग्जांपल ले लेते, मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं और कुछ इस तरीका ले लेते हैं, जैसे एक पी वेक्टर, मान लो ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। ठीक है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 न्यूटन है, बट क्या इसकी डायरेक्शन सेम है? नहीं, तो ये भी हमारा इक्वल वेक्टर नहीं होगा। बात समझ में आई? ये भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्लियर? अब देखो, नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ वाला, नेगेटिव और अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट, इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इक्वल वेक्टर, वो नेगेटिव वेक्टर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये नेगेटिव वेक्टर होगा। ठीक है, हाँ, मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। अब इसमें देखो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेंथ ऑफ एरो से पता लग रहा है, तो ऐसे केस में नहीं होगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना है तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, थके तो नहीं हो? थकना मत, आपको तो दुखने बैठ के सुनना ही है। नेगेटिव वेक्टर हो गया 6। सेवंथ करते हैं हम। सेवंथ है हमारा को इनिशियल वेक्टर। वर्ड में ही मतलब आ रहा है को इनिशियल,
मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। देखो, 2 और मोर वेक्टर हैज सेम इनिशियल पॉइंट। कोई ऐसे दो वेक्टर जिनके दो या दो से ज्यादा जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये 3 वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। मान लो ये आ रहा है हमारा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, तीनों का ये इनिशियल पॉइंट सेम है। देखो, तो इसे क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। चलो 8th देखते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। बार बार मैं वेक्टर लिखना पड़ रहा है, वेक्टर लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, अकेले ही करना पड़ता है, थोड़ा सा रह गया सब में, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, मान लो ये एक सिंपल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले लो या वाई जेड प्लेन ले लो, तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। सारे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं वो सब क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो जाता है। टर्मिनल पॉइंट कॉमन होने का मतलब, जैसे ये 5 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ठीक है, ये 5 न्यूटन फोर्स, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, तीनों को हम एक ही टर्मिनल पॉइंट पे आके जुड़ गया उसका हेड, तो वो क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर। ये इतने छोटे छोटे पार्ट हैं इसमें, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट हमने पढ़ा था, कौन सा था ये? नाइन्थ टाइप का पढ़ा था। अब 10th पढ़ते हैं। 10th, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वर्ड कहाँ पढ़ा है? कुछ तो याद आएगा। कोलिनियर वेक्टर हमने कहाँ पढ़ा है? कोलिनियर वेक्टर पढ़ा है हमने क्लास 10th में, चैप्टर 7 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा था। याद आ गया? कोलिनियर पॉइंट्स। तो उस कोलिनियर पॉइंट में आपने कहा था कि पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस होगी तभी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। या फिर अगर उसके तीसरा हम जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसमें 0 आएगा। 7.3 शायद आपकी डिलीट हो गई हो या फिर आपने पढ़ी होगी। तो 7.3 में जब हमने क्वेश्चन निकाला था, कोलिनियर पॉइंट्स में एरिया नहीं बनता है, तभी स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, एरिया 0 आता है। तो कोलिनियर पॉइंट्स जैसे पढ़ा था वैसे कोलिनियर वेक्टर भी होता है। ठीक है, वेक्टर विच एक्ट अलोंग सेम लाइन। वेक्टर विच एक्ट अलोंग सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर दो तरीके के होते हैं, पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल, लाइक या अनलाइक हो सकते हैं। उन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। पैरेलल या लाइक वेक्टर। देखो, पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर का एग्जांपल है इस तरीके से। मान लो यह है ए वेक्टर, ठीक है। अब इस ए वेक्टर में यहां पे एक और वेक्टर और जोड़ देते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, दोनों लाइक वेक्टर होंगे, ठीक है। और ये ए वेक्टर है स्ट्रेट लाइन में, सेम लाइन में बी वेक्टर, ठीक है। दोनों ये कोलिनियर वेक्टर में भी आते हैं और ये पैरेलल भी हो गए। ध्यान रहे, पैरेलल वेक्टर के केस में एंगल थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। इस बात का ध्यान रहे, पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर। भाई एंटी पैरेलल का मतलब सीधे सीधे समझ जाओ, एक वेक्टर, अच्छा इसको इस ले लेते हैं, 1 मिनट। एक वेक्टर अगर इधर जा रहा है, मान लेते हैं पी वेक्टर इधर जा रहा है, तो एंटी पैरेलल का मतलब हो गया इस तरीके से, एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड जाएगा। या फिर अगर स्ट्रेट लाइन में देखें तो एक वेक्टर इधर होगा, मान लेते हैं ए वेक्टर इधर है, तो हमारा जो बी वेक्टर होगा वो इधर जाएगा। यानी कि ये जो बीच में एंगल बन रहा है
दैट विल बी 180 डिग्री, यानी कि थीटा जो बनेगा इसमें वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ एंटी पैरेलल और अनलाइक। नेक्स्ट, अच्छा ये लास्ट हमने जो पढ़ा था दैट वाज 10th, चलो 11th देख लेते हैं। अब थोड़े से बचे, खत्म होने वाला है। फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। देखो फिक्स्ड वेक्टर कौन से होते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन। 3-4 पार्टिकल है, 3-4 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लोगे, सबके सब पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो क्या हो गए? फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। और अगर नहीं है, नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब अगला वाला कौन सा हो गया? फ्री और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। सिंपल सी बात है यार, इतना टेंशन क्यों लेना है? ये देखो पोजीशन वेक्टर डिफाइन करा, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो भैया सबका सब तो ओरिजिन पे आ रहा है। तो ओरिजिन पे आ रहा है तो क्या हो गया? ये फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। चलिए टेंशन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया इंपॉर्टेंट। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो जादू हो गया। 13th, जीरो और नल वेक्टर। जीरो मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, खत्म कहानी। जीरो वेक्टर मतलब वेक्टर दैट है जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। वो वर्ड समझ नहीं आता इसलिए मैंने पहले लिख दिया एनी डायरेक्शन। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ये क्या बोल दिया भैया? वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। चलो ये सब बातें तो हो गई, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब जो आए ये 3 लास्ट के, देखो ये 13th हो गया। अब 14, 15, 16, 14, 15, 16 ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने सबसे लास्ट में और समझने के लिए रखे थे। चल भाई हटो यहां से। ये देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 14, 15, 16। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, अभी मैंने सबसे पहला वाला स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ, सबसे इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जब वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था जनरल फॉर्म में, वहीं पे मॉडुलस का वर्ड यूज किया है। मॉडुलस का मतलब होता है सिंपली लेंथ और मैग्नीट्यूड, मतलब खाली मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है इसका, जनरली जो हम लिखते हैं इसमें वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। बिल्कुल शुरुआत में मैंने बताया है, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ही होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। याद रख लो, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब दूसरा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। अगर हम मॉडुलस लेंगे तो मतलब उसका ए मतलब उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन नहीं लेना है। 15th बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। आपके वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, नो यूनिट और डायमेंशन। वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब यूनिटी मतलब 1, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो आपको किसी भी चीज का डायरेक्शन लिखना होगा, हम उसका यूनिट वेक्टर लाद में लिख देंगे। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ए कैप। ये देखो, ये जो लिखा है ना, ये यूनिट वेक्टर ही है। यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर हमें यूनिट वेक्टर को लिखना है तो यहां से भी लिख सकते हैं। देखो ए कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर तो हमारा उस साइड ऑलरेडी था, और इस मॉड को उधर ले जाओ तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये बन गया फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बना? ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, जिस चीज का? यूनिट वेक्टर का। ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। देखो जनरली यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये डायरेक्शन देता है, याद रख लो। क्या देता है ये? डायरेक्शन।
डायरेक्शन देता है। कहीं पे भी डायरेक्शन डालना यूनिट वेक्टर डाल दो। कैसे डालेंगे अभी हम करेंगे तब बताएंगे। लास्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। चलो यहीं समझा देते हैं आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आपका भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता क्या है? These are three unit vectors which are represented by the direction of x, y, z axis respectively। अंग्रेजी छोड़ो यहां से, सीधे समझो। x, y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, y एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, z एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i, j, k से। जो x एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा i कैप। ठीक है, तो इसको हम देखो, इसी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हम सीधे सीधे इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, तो इसमें x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा i कैप, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा j कैप, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा k कैप। लेकिन ये देखना है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में i कैप का मॉड इज इक्वल टू j कैप का मॉड इज इक्वल टू k कैप का मॉड इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ऐसे आएगा आपको, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरीके की इक्वेशन अभी आगे आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना i कैप हमारे x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, j कैप जो है हमारा y एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, k कैप जो है हमारा z एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी क्वेश्चन करेंगे। ये तो मैंने पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हमने सिर्फ वेक्टर के बारे में बताया है। अब दूसरे लेक्चर में हम इसको रिप्रेजेंट करना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, रिजॉल्व करना सीखेंगे। रिजॉल्व करना सीखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, रिजॉल्व से भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? वैसे भी हम देखो, कोई भी चीज फिजिक्स में जब किसी एंगल पे एक्ट होगी तो उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। तो वो जो दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, मान लो किसी एंगल पे फोर्स लग रही है, मान लेते जैसे मान लो ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे अगर आप इस तरीके से 5 न्यूटन या 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो इसको हम इसमें दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज की बात कर रहा हूं। किसी भी चीज में आपका कैसे चार्ज का फोर्स है, नॉर्मल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, या किसी भी चीज में अगर कुछ एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट हमेशा रिजॉल्व होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये जो रिजॉल्व करने वाला सिस्टम है, ये हम यहीं पे सीखेंगे, कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट को। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप यहां पे पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आप अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो कर ही सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सीक्वेंस में क्लास 11th 12th का लेक्चर के वीडियोस, मतलब सारी वीडियोस मिलेंगी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप sageclasses.com की वेबसाइट पे भी जाओगे, वहां पे भी आप क्लास 11th, क्लास 12th, अकाउंटेंसी साक्षी मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो, और फिजिक्स मेरे लेक्चर्स वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी हालांकि हम 3rd चैप्टर पे पहुँचे हैं क्लास 12th में, और क्लास 11th में हम 4th चैप्टर शुरू कर चुके हैं, मोशन इन अ प्लेन। इस साल आपकी धीरे धीरे सारी वीडियो सीक्वेंस में, जहाँ से जिस तरीके से बच्चे को तैयार होने के लिए जिस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी होती है, उसी सीक्वेंस में मैं आपको सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।